बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो, ज़बाने खल्क को नक्कारा खुदा समझो। जमहूरियत अवाम की राय का नाम है। अवाम के पास इख्तियार होता है कि किसको अपने सर का ताज बनाए और किसको उतार कर दूर फेंके। अवाम की बदौलत ये हुक्मरां मकबूल होते हैं और अवाम ही गैर मकबूल बनाते हैं। पाकिस्तान में गैर मकबूल होने की एक बहुत बड़ी वजह महंगाई है। किसी भी अवामी नुमाइंदे से पूछें तो वो आपको बता देगा कि अवाम की बुनियादी जरूरियात क्या है। उन्हें मुनासिब कीमत पर आटा मिले, चीनी मिले और घी या तेल दस्तयाब हो। गुज़िश्ता कई हफ्ते से हम अवामी नुमाइंदों से मुताल्लिक अवाम से रद्द अमल जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गढ़ भी गए और वजीर आजम इमरान खान के घर से भी प्रोग्राम किया। ढूंढे से भी ऐसे लोग नहीं मिलते जिनका मसला नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी हो, जिनका मसला मौलाना फजलुर रहमान या एस्टेब्लिशमेंट हो। अक्सरियत का मसला आटा, चीनी और दालें हैं। बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी, बिजली और गैस के बिलों में होशरुबा इजाफा है। इनका मसला बीमार पड़ जाने वाला उनका अजीज और रिश्तेदार है। सस्ती अद्वियात और मुफ्त इलाज है। खल्क खुदा की दुहाई आपको सुनवाते हैं। एक तो पेट्रोल महंगा है, दूसरा महंगाई ने मार दिया है जी। चीनी आटा सब महंगा है, बड़ी मुश्किल है जी। जब हम भूख से मर जाएंगे तो फिर इमरान खान अकेला पाकिस्तान को लेकर उठाकर फिरता रहेगा। यही में वो तरक्की है, बाकी काम जो है वो तो वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले थे। महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है। बड़ी मेहनत करने गुजारा नहीं हो खाया। महंगाई तो 3 गुना ज्यादा हो गई। हर चीज महंगी है, गरीब आदमी तो मार ही गया। बिल्कुल रेट्स वगैरह हैं वो बिल्कुल उनकी कोई कंट्रोल नहीं है। इतनी महंगाई में नीचे दबाया जा रहा और बोला घबराना नहीं। एक बंदे की 15,000 रुपए तनख्वाह है, वो क्या करेगा? खुदकशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? इन्होंने जो मुल्क का बर्बाद किया, बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने। इस महंगाई को रोक लें, हर चीज का रेट बढ़ हुआ है, कोई इनसे पूछता नहीं है। ये लोगों को कफन पवाएंगे। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि इसका अंदाजा नहीं है। मैं रश्का चलाने वालों में कौन से गुजारा करूंगा? जुल्म कर खुदा दा, चीनी महंगी, आटा महंगा, दूध महंगा, एक बच्चा कमाने 10 खाने वाली लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि पेट्रोल की दस्तयाबी यकीनी बनानी हो तो उसे महंगा कर दो, अद्वियात की दस्तयाबी मुमकिन बनानी हो तो इसे भी महंगा कर दो, चीनी की फरामी यकीनी बनानी हो तो इसकी कीमत भी दुगनी कर दो, और आटा, जी आटे जैसी इंतहाई बुनियादी जरूरत आवाम तक पहुंचानी हो तो इसकी कीमत भी आसमान तक पहुंचा दो। अवाम बुनियादी अशिया जरूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा पर नोहा के ना है, और सितम बाला सितम ये कि अद्वियात की कीमतों में हालिया इजाफा मरे पर 100 दुर्रे की बेहतरीन मिसाल है। जरा सुनिए वफाकी वजीर मौसूफ दवाओं की कीमतों में इजाफे का किस किस्म का दलाइल इस पर दे रहे हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल महंगाई में 8.8% इजाफा हुआ है। यह रिलीफ पहुंचाने का कौन सा मॉडल है? दुनिया के किस तरक्की याफ्ता मुल्क और तरक्की पजीर मुल्क में ये फॉर्मूले चल रही हैं? क्या हुकूमत ये कहना चाहती है कि जिस चीज की कीमत बढ़ानी हो उससे मार्केट से गायब कर दो, हम आपके लिए कीमतें बढ़ा देंगे? यानी माफियाज को हुकूमत ने एक और आसान रास्ता दिखा दिया है। वजीर आजम साहब, इन माफियाज के खिलाफ तो आपने लड़ना था, इन्हें घर तक पहुंचाना था। आज आप और आपकी हुकूमत अवामी मफाद से ज्यादा माफिया के मफाद के तहफ्फुज में मसरूफ नजर आते हैं। आज अपने इस प्रोग्राम में इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में होशरुबा महंगाई हो रही है। यह इसलिए भी जरूरी है कि पंजाब के वजीर इत्तलात एक घंटा इस मौजू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि किसने रात के किस पहर तंजीम साजी की और यह तंजीम साजी का मुनासिब वक्त कौन सा है। यहां वजीर आजम के मुआविन खुसूसी पूरा दिन ट्विटर पर यह ऐलानात करते नहीं थकते कि तलाल चौधरी ने कब क्या किया और उनके साथ क्या हुआ, लेकिन जनाब आवाम के हकीकी मसाइल पर बात किसी को करना याद नहीं रहता। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद होंगे जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, सीनियर सहाफी तज्जियाकार मोना आलम, और इसी के साथ साथ सीनियर सहाफी तज्जियाकार पीजे मीर साहब। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक पर के बाद आएंगे तो इस पर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करते हैं और मेरे साथ बात करने के लिए जो मेरे आज मेहमान हैं उसमें पीजे मीर साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूं। मुझे ये बताइएगा, जो बढ़ती हुई महंगाई है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए असल चैलेंज क्या आप देखते हैं? ऑपोजिशन चैलेंज है या फिर महंगाई पर काबू पाना पीटीआई के लिए चैलेंज है? देखिए, जो चैलेंज की जब हम बात करते हैं, जो भी हुकूमत होती है उसके सामने यही चैलेंज होता है और वो चैलेंज को अब डिपेंड करता है कि कैसे इसको टैकल करें। पीटीआई का अब ये 3rd ईयर है। एक तो आप कह लो कि इस गवर्नमेंट की बदकिस्मती है कि इसको एक पैंडेमिक का सामना करना पड़ा। कोई भी हुकूमत होती, वो मेरा ख्याल है उसको वो उतनी इफेक्ट होती जितनी आज ये इफेक्टेड है। अब बात आती है 3rd ईयर है। 3rd ईयर के अंदर अब डिलीवरेंस मोड में ये गवर्नमेंट आएगी, इसको आना चाहिए और एक्सपेक्टेड भी है। अब बेसिकली आप इस गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो आप 3rd ईयर में एनालाइज करते हैं और उसको आप डिबेट पे लेके आते हैं। उससे पहले मैं समझता हूँ एक मीनिंगलेस डिबेट हो जाती है कि जिसके ऊपर हम बात करते हैं कि जी इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिलीवर किया, नहीं किया, करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा। सो बेसिकली व्हाट आई वुड से इज कि आई थिंक वी हैव टू वेट फॉर अनदर फ्यू मंथ्स कि जिसके बाद हम इस गवर्नमेंट की सही एनालाइजेशन कर सकेंगे। पीजे मीर साहब, बुनियादी तौर के ऊपर हम जिस चीज के ऊपर जो डिबेट करेंगे और जो बात है कि अभी रिसेंटली जो मेडिसिन के अंदर प्राइस हाइक हुई है, हमने देखा कि इसके अंदर भी जो माफियाज रही हैं वो बड़ी कामयाब रही हैं और बड़ा टफ टाइम दिया। जो चीज भी गायब हुई उसको महंगा किया गया, पेट्रोल, चीनी, आटा, मेडिसिन जो भी हैं। तो आप नहीं समझते कि जो माफियाज हैं एटलीस्ट ये तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकते हैं? गवर्नमेंट कभी भी इनको कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि ये कोई भी गवर्नमेंट हो पूरी दुनिया के अंदर, ये एक बड़ा मुश्किल एक आप कह लो कि एक टास्क होता है कि जिसमें हम थ्योरेटिकली तो बात करते हैं कि ये हो जाएगा, बट दीज माफियाज ऑल ओवर। आप देख लें कि 67 की बात है, बल्कि 68 की, कि जब जनरल अयूब गवर्नमेंट में थे तो चीनी की कीमत 4 आने हुई, वो भी माफिया था। उसके बाद आपने भुट्टो के ज़माने में देखा, आपने हर दौर पे जब आप पाकिस्तान स्पेसिफिक बात करते हैं या हर दौर पे आपको हर साल रमज़ान के अंदर माफिया टकरता है कि नहीं टकरता, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, वो भी माफिया है। तो ये जो आप कह लो कि ये जो एक कोसा नोस्ट्रा है, एक मिनी लेवल, ये हर मुल्क में होता है, हर एक दौर में होता है, हर सिस्टम में होता है। अब इसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एक ही तरीके से, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। तो जब आपकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होगी और आप प्राइम एग्जांपल्स बनाएंगे, फिर आप इस पर कई बात कर सकते हैं। आफ्टर ऑल 30s के अंदर पूरे अमेरिका के अंदर प्रोहिबिशन के अंदर माफिया ही कंट्रोल कर रहा था, लेकिन आपने पकड़ा किसी न किसी तरीके के साथ। अल कपोन सबसे बड़ा माफियासो जो कि कोसा नोस्ट्रा को हेड कर रहा था, किस तरह आपने पकड़ा? आपने उसको माफिया के तौर पर नहीं पकड़ा, बट इनकम टैक्स के ऊपर आपने उसको पकड़ लिया। सो आपको वो काम करने हैं कि जो आप एक कोर उसके बुनियादी आप कह लो कि उसके कोर बॉटम पे जाए। हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, वो हम पकड़ लेते हैं, वो 6 महीने के बाद बेल हो जाती है, पकड़ लेते हैं, उसके बाद आपके पास सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं होता। सो व्हाट वी नीड टू डू इज रिफॉर्म, रीऑर्गेनाइज एंड रीशफल आवर इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स। इनको जब आप करोगे, मैं समझाऊं कि फिर आपके पास एक रिजल्ट भी निकलेगा और एक रिजल्ट ओरिएंटेटेड इन्वेस्टिगेशन भी होगी। वरना ये माफिया आपके सामने हर साल होंगे। ठीक है मोना, ये जो बात पीजे मीर साहब ने की है कि रिफॉर्म, रीऑर्गेनाइज, रीशफल और इम्प्लीमेंटेशन, क्या ये ऐसी ही एक चीज है, एक इतना डिफिकल्ट टास्क है कि कोई भी खास तौर के ऊपर इस हुकूमत से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, एक तो मीर साहब ने कहा कि जी 2 साल चले, ठीक है 2 इयर्स, 3rd ईयर में परफॉर्मेंस एवेलुएट करेंगे, लेकिन क्या कुछ आपको करंट गवर्नमेंट के स्टेप्स उस तरफ नजर आते हैं जिससे आगे चल के हम ये उम्मीद कर सकेंगे ठीक है आइंदा 3रे या 4थे साल में ये महंगाई खत्म या कम हो जाएगी? देखिए फरीद, ये बहुत एक पिंचिंग सा सवाल है और बहुत जरूरी प्रेसिंग सवाल भी है। बात यह है कि अभी अगर हम माफियाज की बात कर रहे हैं और महंगाई के तूफान की बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं। पहले 2 सालों में हमने इन्फ्लेशन टिकअप होती हुई देखी, फिर जीडीपी में हमने स्लो डाउन देखा, और ये वाकई ये बदकिस्मत बात है कि उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद से हमने रिलेटिवली उसमें बेहतर परफॉर्म किया है। मतलब कोविड से पहले मैं शायद ये नहीं कह सकती थी, बल्कि बिल्कुल नहीं कह सकती थी, लेकिन ड्यूरिंग कोविड पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने आप को मैनेज किया है, वो एडीबी की जो हालिया रिपोर्ट है उसमें भी ये चीज वाज़ेह उन्होंने कही है कि उन्होंने बेहतर स्पेकुलेशन अब पाकिस्तान के आइंदा मुस्तकबिल के हवाले से माशी तौर पर की है।
इन्फ्लेशन के हवाले से यानी महंगाई की शरह के हवाले से उन्होंने कहा है कि कम मुतवक्के है, आने वाले वक्तों में जीडीपी में इजाफा मुतवक्के है, और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि कोविड की बेहतर हैंडलिंग हुई है। तमाम जो निस्बतन जितनी जो दुनिया है उसके हम बेहतर हैंडलर्स में से हमारा पाकिस्तान का अल्लाह का शुक्र है शुमार होता है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं बहुत बड़ी एक सिल्वर लाइनिंग है, बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है, इसमें कोई शुबा नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक का कहकर अवाम के ऊपर अवाम ने बहुत ब्रंट बेयर किया है इस बात का, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो ये 2 साल रहे हैं और 2 साल में जो मुश्किलात जिनका सामना हुआ है उसको आप देखें, अवाम ने उसके अंदर कितना एक जिसे कहते हैं साथ दिया है। और हाँ, लेकिन एक चीज है कि अवाम की जो एक्सपेक्टेशंस थी माजी की हुकूमत और करंट गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि इस हुकूमत से चूंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी तो अवाम अपने बुनियादी मसाइल के लिए इस हुकूमत को अपना मसीहा समझ रही थी और इसके लिए वोट भी दिया, लेकिन अब शिकायत करती वो नजर आती है। लेकिन फरीद देखें, बात यह है कि उन्होंने, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, थोड़ी बहुत नहीं, बिल्कुल जिसे कहते हैं स्काई रॉकेटिंग एक्सपेक्टेशंस थी अवाम की, और सही थी, वो हक बजानिब थे ये एक्सपेक्टेशंस रखने में, क्योंकि उनको यही वादे किए गए थे मौजूदा हुकूमत की तरफ से, पार्टी की तरफ से भी, ये उनका स्लोगन था, उनकी कमिटमेंट थी अवाम को। लेकिन फिर आप देखें जब वो वंस दे केम इन पावर 2-3 चीजें आड़े आई। एक तो ये कि वजीर आजम इमरान खान ने खुद इस बात का एतराफ किया कि IMF के पास जाने में देर हो गई। जब IMF के पास जाने में देर हो गई तो वो असल बात ये है कि जो पॉपुलिस्ट स्लोगन्स होते हैं या जो नारे होते हैं हमारे इलेक्शन के, ख्वाह किसी भी पार्टी को आप उठा लें, वो उनका जो रियलिटी है उससे बहुत दूर दूर तक कोई ताल्लुक हमें नजर नहीं आता है। IMF के पास जाना नागुज़ीर था। खैर, हम फिर इवेंचुअली बहुत एक कशमकश का शिकार रहे कि हमने वो स्लोगन को पूरा करना है या फिर हमने हकीकत का तकाजा करते हुए IMF की तरफ दोबारा जाना है। IMF के साथ बदकिस्मती से एक बिल्कुल साइकिल बना हुआ है पाकिस्तान का, हम इससे बाहर आकर नहीं देते हैं। कोई हुकूमत रिफॉर्म करने में संजीदा नहीं होती, लेकिन IMF के पास बार बार जाने में वो लोग बस यही इसका एक हल समझते हैं। खैर, अब देखते हैं यहाँ पर रिफॉर्म हम कितने इंप्लीमेंट करवाते हैं। जहां पर आप माफिया की बात कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि जब तक हम वाकई लोकल बॉडीज को एम्पावर नहीं करेंगे, बल्दियाती सतह पर हुकूमतों को एम्पावर नहीं करेंगे, ये माफिया किसी के कंट्रोल में नहीं है। जितनी मर्जी इंक्वायरी करवा लें, जितनी मर्जी इन्वेस्टिगेशन करवा लें, ये असल में काम ग्रास रूट लेवल के नुमाइंदगान के करने का। वेरी राइट जी, बिल्कुल इस तरीके से, क्योंकि आपकी प्राइस कंट्रोल लिस्ट, आपकी जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज और दूसरे जो इदारे हैं वो इस चीज की इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्लीमेंट भी करते हैं और एनफोर्स भी करते हैं। अमजद शुएब साहब, 8.8%, 8.8% इस करंट ईयर के अंदर इन्फ्लेशन आपका बढ़ा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि वफाकी इदारा शुमारियात है, ये उसकी फिगर्स हैं। मुझे बताइएगा कि क्या हम ये तवक्को रखें इस हुकूमत से कि अभी जो वक्त चल रहा है वो मुश्किल का है और आवाम भी जो है वो घबराए नहीं, और आइंदा आने वाले बरसों के अंदर ये महंगाई कम होगी? आप इसको किस तरह से समझते हैं? क्या बाकी गवर्नमेंट इकोनॉमिकली सही पाथ के ऊपर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब आप IMF के पास चले जाते हैं तो वो सही बात तो पीछे रह जाता है। ये सारी इनोवेशन और सोच विचार तो उस वक्त होती है जब IMF से आप बचें। मेरे कम से कम इल्म में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो IMF के शिकंजे में एक दफा आया और उसने अपने आप को मुश्किलात से बाहर निकाल लिया, और कम से कम मेरे नॉलेज में ऐसा कोई मुल्क नहीं है। सो ये यहाँ भी ये मसला रहेगा। लेकिन जो बातें अभी आप कर रहे थे, देखिए, इस हुकूमत का ये वाहिद हुकूमत है हमारी जो पाकिस्तान में जिसका मुहासबा पहले महीने से शुरू हो गया। ये ऑपोजिशन है जिन्होंने तावन ना करने की कसम खाई और उसके बाद पहले महीने से ये शुरू हो गए कि ये निकम्मे हैं, ये नालायक हैं, ये नहीं कर सकते, इनको तजर्बा नहीं है। कभी मैंने किसी और गवर्नमेंट के बारे में इस तरह का मुहासबा, और यही वो इसलिए था क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी ना अमजद साहब, क्योंकि वो 100 दिन का प्लान और एक्सपेक्टेशंस, उस दावे थे जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस आसमान पर थी, जैसे कि मोना ने भी कहा कि स्काई रॉकेटिंग था। बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन उसके लिए भी अल्लाह ने अकल दी है कि इंसान सोचे कि एक महीने में एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाएगी, या अगर यहाँ पे कोविड का मसला आ गया तो उससे क्या नुकसान नहीं होगा। ये तो ज्यादती है ना कि हम किसी हुकूमत के हालात मसाइल वो भी ना देखें, मोहलत भी ना दें, टाइम भी ना दें, और शुरू हो जाए पहले दिन से, इसलिए कि ऑपोजिशन ये नारे लगा रही है। ये अमजद साहब, फिर इतने वादे सियासी नारे फिर नहीं लगाने चाहिए ना। नहीं लगाएं आप नारे। मैं ये कहूं कि मैं 100 नौकरियां दूंगा तो आप मुझे पहले हफ्ते में पकड़ने के 100 नौकरियां दे दी, तो वो तो गलत है ना। 2 साल में तो बात बनती है ना सर। नारों के साथ आपको वक्त भी देना चाहिए,
हालात को भी देखना चाहिए, कोई मसाइल ऐसे आ सकते हैं जो किसी के बस में ना हो, सो ये चीजें देख के तो बात होती है। दूसरा जो मसला है, माफिया खत्म नहीं होती इस वजह से, बल्कि माफिया नई नई बनती जाती हैं क्योंकि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, और इसका ताल्लुक आपके नेशनल कैरेक्टर से भी है। रमजान हर साल आता है, रोजों में कीमतें 6 गुना बढ़ जाती हैं, तो क्या ये माफियाज करती है या आपका नेशनल कैरेक्टर है? एक तरफ आप सुबह शाम उम्रे भी करने जाते हैं, हज भी उन दिनों में गुनाह बख्शने की दुआएं भी बड़ी बड़ी लंबी मांगी जाती हैं, और सुबह जब दुकान खुलती है तो लूटमार का काम भी शुरू हो जाता है। फिर इसके साथ साथ आप और देखिए, तो सर ये चेक एंड बैलेंस में कमी आप इसको नहीं देखते? ये नाकामी चेक एंड बैलेंस की है ना सर, कि आपके पास चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। ये आप 1947 से यही ड्रामा देख रहे हैं, तो चेक एंड बैलेंस किधर था आपका? हर रमजान में यही होता रहा ना। बाहर दुनिया में जो आप चले जाए इंग्लैंड, तो वहां आप ये पीजे मीर से पूछ लीजिए, मीर साहब वहां रहा है, वहां पे रमजान के महीने में सेल लग जाती है मुसलमानों के लिए कि जनाब आपने इफ्तारी के वक्त पे खाना पीना होगा, ये सेल है, कीमतें आधी हो। लेकिन सर लेकिन अब्दुल शेख साहब, नेशनल कैरेक्टर से ज्यादा जो है वो आपका नेशनल कैरेक्टर तो है। आप कर लेने तो मैं कुछ कह सकूंगा, ठीक है, इतना टोकोगे तो बात। अच्छा चले सर, आप कहे सर, कहे आप कहिए। दूसरी बात यह है कि जब कोविड आया, किसी ने कह दिया जी सना मक्की इसका इलाज है। सना मक्की 200 रुपए किलो थी, अगले दिन 5000 रुपए किलो हो गई। किसी ने कह दिया जनाब फलां इंजेक्शन जो इसके लिए चाहिए, इंजेक्शन 3 लाख रुपए का हो गया। आज आप दवाइयों की कीमत ना बढ़ाएं तो आपका क्या मतलब है? आपका क्या ख्याल है कि दवाइयां मिलेंगी यहां पे? ये इतने जालिम लोग हैं कि ये आपकी लाशों पे बिजनेस करें। कभी इन लोगों का भी रोना रोएं जो यहां पे हमें लूट मार के कोई मौका नहीं जाने देते। हुकूमतें क्या करें? एक तरफ अपोजिशन करे को गला पकड़ रही है, बांध रही है, दूसरी तरफ ये माफियाज जो है वो जान खा रहे। भाई आप अपने कैरेक्टर को भी तो देखें कि यहाँ पे अमजद शेख साहब माजरत के साथ, मैं कतई कलामी की माजरत चाहता हूं, लेकिन आपकी जो बात है कि इनको अगर हम निशाने इबरत एक बार बना दें, किसी एक को भी, चाहे वो आटा माफिया हो, वो चीनी माफिया हो, वो मेडिसिन की माफिया हो, एक बार निशाने इबरत बना दें। पेट्रोल का आप देखिए कि पेट्रोल के लिए अवाम कितनी जलीलो ख्वार हुई है। एक दफा पेट्रोल बढ़ गया और आप भी जानते हैं कि उसके पीछे क्या गेम था, कितना प्रॉफिट किसने मिंट किया, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। एक बार अगर निशाने इबरत बना दें तो ऐसी दोबारा हरकत करने की किसी को जुर्रत होगी? इस मुल्क में ये काम नहीं हो सकेगा। मैं आपको बता दूं, ताजरों से आपने लेने की कोशिश की कि टैक्स दे दें, ये टैक्स आपने टैक्स चाहिए क्योंकि उसके बगैर तो आपकी और आमदन है क्या, तो टैक्स देने की बजाय ताजरों ने हड़तालें की, ऑपोजिशन उनके साथ खड़ी हो गई। ये दवाइयों वालों को आप, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज को आप पकड़े, अगर नया ऑपोजिशन उनके साथ खड़ी हो जाए तो मुझे बता दें। यहां मुजरम के साथ तो सारे ये जितनी जिन्होंने करप्शन जिनके ऊपर केस है उनके साथ जुलूस क्यों आता है? कोरिया में उनका प्रेसिडेंट पकड़ा गया, वो मुकदमा भुगतने जाता था, एक शख्स भी साथ नहीं होता था। वो कहते थे इसके ऊपर इतना गंदा इल्जाम है कि इसने, इसके फलां दोस्त थी इसके, उसको इतना फायदा पहुंचा इसके प्रेसिडेंटशिप के अंदर, हालांकि उसने खुद नहीं खाया था। यहां तो वो जिसने भुगतना है, बजाय इसके कि शर्म से सब नीचे चले जाएं। यहां एक प्राइम मिनिस्टर है, उसकी बेटी, वो पनामा केस में जाली डॉक्यूमेंट सबमिट करती हैं। शर्म से डूब मरता है इंसान का, बाहर से मुझे को कह दे कि आपका प्राइम मिनिस्टर ने ये काम किया, तो उसका जुलूस निकलना चाहिए। शकील मेमन सोने का ताज पहना के, उसके ऊपर अरबों की करप्शन का केस था, सोने का ताज पहना के उसको पूरे शहर में जुलूस निकाला गया। ये नेशनल कैरेक्टर है भाई। चले, मैंने कमर्शियल ब्रेक लेता हूं जरा, मैं आपकी इन्हीं बातों को जरा पीजे मीर साहब और फिर मुना के सामने भी रखूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इस पर बात करते हैं कि ज्यादा मामला एक नेशनल कैरेक्टर का या फिर जो लॉज हैं, जो रिफॉर्म्स हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन और फिर उसको एक्सरसाइज करने के बाद इन चीजों का हल उसमें निकल सकता है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कहते हैं पीजे मीर साहब, जो बात इस वक्त अमजद शेख साहब ने की है, क्या एक नेशनल कैरेक्टर है या फिर लॉ भी है? क्योंकि जहां पे हम देखते हैं वो ममालिक जहां के ऊपर रूल ऑफ लॉ है, जहां पे उसकी इंप्लीमेंटेशन है, वहां पे हम रिजल्ट्स भी डिफरेंट देखते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा नीड या इस जरूरत इस हुकूमत को है वह रूल ऑफ लॉ, जो बात आपने रिफॉर्म्स की हैं, उसके ऊपर तवज्जो देने की? देखिए, ये अपनी जगह पे हैं। जो जनरल साहब ने बात की है, आई मीन दैट इज द कोर इशू। हमारा नेशनल कैरेक्टर ही इस तरह है। देखिए ना,
आज आपके पास क्या डिजास्टर आता है? अगर आप नेचुरल कैलामिटी में जाते हैं, आपका लेट्स से कराची फ्लड हो जाता है, लाहौर फ्लड हो जाता है, और हम गालियां किसको देते हैं? गवर्नमेंट को। और भाई आप और मैं, हम क्या करते हैं? वी आर द वंस जो प्लास्टिक्स रोड पे फेंक के, गटर बंद करके, और जब डिजास्टर आता है और जी गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, तो हमारा नेशनल कैरेक्टर को भी तो रीवैल्यूएट करें ना। हम अपने नेशनल कैरेक्टर को बिल्कुल रीवैल्यूएट नहीं करते। हम बड़े खुशी से प्राउड टू बी पाकिस्तानी पहन लेंगे टी शर्ट, बट रियली आर वी रियली प्राउड प्रैक्टिकली? नो वी आर नॉट। वीव गॉट टू बी मोर प्रैक्टिकल अबाउट इट। हम हर जगह कोई आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप मैं इसीलिए आपने ये किया ना, तो ये देखें, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये वाहिद कॉपी है, वाहिद, अपार्ट फ्रॉम दी वंस व्हिच द पार्टी हैज, कि ये दोनों ने साइन किया। दिस इज द ओनली कॉपी इन पाकिस्तान और इन द वर्ल्ड। ये मैंने दोनों से उस वक्त साइन करवाया था कि भाई क्या अब आप कह रहे हो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, विल यू इम्प्लीमेंट इट? नो यू हैवंट। आप उसके अंदर भी आपके डिफरेंसेस बाद में हो जाते हैं, तो हम किसी पैर पे ठहरते ही नहीं है। फरीद, द प्रॉब्लम इज कि हमारे मुल्क के अंदर इट्स मी नॉट अस। तो जब ये आप अस का लफ्ज लेके आ जाएंगे और मी को साइडलाइन करेंगे, तो देन अस मींस द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन शेल गो एंड वर्क टुगेदर, बिकॉज द गवर्नमेंट इन ऑपोजिशन हमेशा होती है गवर्नमेंट इन वेटिंग। तो जनरल साहब सही बात कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट आई नहीं, ये निकम्मे है, ये खराब है, और भाई गिव देम अ चांस। ये मैंडेट लेके आए ना, आप भी लेके आते थे, लेके आए हैं, आप तो 34 साल से लेके आए, तो आप इसको भी चांस दे दो। लेकिन मीर साहब, असल चीज, असल जो बात है वो बेसिकली आपकी बात, वो बात ठीक है, नेशनल कैरेक्टर चीज है, लेकिन हम हर चीज के अंदर एक कार्टल बना लेते हैं, चाहे वो कोई भी, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके अंदर हम एक एसोसिएशन चीजें वो बना के और फिर तो निकलकर सड़कों पर आ जाते हैं। यानी आप नहीं समझते हैं कि इस तरह के लोगों के साथ, यानी कि सड़कों पर आने से या फिर किसी चीज को गायब कर देना और फिर उसको हुकूमत महंगा कर दे और फिर वो आवाम तक पहुंचे, इज दिस द रियल सोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान? नॉट रियली। ये बट अगेन टू दिस क्वेश्चन, ये दुनिया ने देखा हुआ है, जिसको आज हम रिपब्लिक्स कहते हैं, डेमोक्रेसीज कहते हैं, यही सवाल ये पहले भी 20s and 30s में हो चुके हुए हैं। लोगों ने यही किया जो दुनिया के अंदर, जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। सिर्फ फर्क इतना है कि यह इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है। देखो, जब जिसकी हम माफिया की बात करते हैं, अभी मोना ने कहा कि वो लोकल गवर्नमेंट, आपके पास मार्केट रेगुलेटर्स होने चाहिए। मार्केट रेगुलेटर्स, आप जब आएंगे आपके पास इमीडिएटली एक चेक एंड बैलेंस का एक पैटर्न नजर आ जाएगा। गुलबर्ग में एक प्राइस है, डिफेंस में एक प्राइस है, बिटन रोड पे एक प्राइस है, फलाना जगह एक प्राइस है, और यू नो एंड वी आर वर्किंग इन डिफरेंट प्राइस सेक्टर्स। इसको जब आप एक लेके आओगे, ऑल ऑफ अ सडन आपको पता है माफिया भी आएगा ना, तो कितना कोट कर लेगा, वो कितना कर लेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जब मार्केट एक स्टेबल मार्केट जा रही है, अनस्टेबल मार्केट के अंदर यू क्रिएट दीज माफियासोस। तो इसको हमने करना है। अभी मैं प्राइम मिनिस्टर से ये 12 तारीख को मिला हुआ, आई स्पोक टू हिम एंड ही वाज ऑफ द ओपिनियन, ही सेड यार मैं पहले बाहर था, बाहर तो मैं कुछ और देख रहा था, अंदर गया हूं तो मुझे पिक्चर कुछ और नजर आई है। एंड आई टोटली एग्री, क्योंकि जब आप बाहर होते हैं, आपने कहा ना नारे, तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब से जो मिले, मीर साहब, आप प्राइम मिनिस्टर साहब से जो मिले हैं और जो जब इस बात को उन्होंने इजहार किया कि बाहर जब, यानी गवर्नमेंट से बाहर जब थे, सिस्टम पिक्चर कुछ और थी, अब कुछ और है, वो क्या नजर आया आपको? क्या वो मुश्किल है, डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है, वो कर नहीं सकते, वो किस चीज के आगे बेबस आपको नजर आए? बेबस नहीं नजर आए। जो मुझे चीज अच्छी लगी, पॉजिटिव लगी, ही इज टैकलिंग इट। ही सेज इट डजंट मैटर मेरी पार्टी में हो या कोई और हो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट अप एंड आई एम नॉट गिविंग अप। मैंने कहा दैट्स द वे यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज देखो यही एक तरीका है आपका। और याद रखें, नंबर 1, अगर आपका नंबर 1 पेंटेड और टेंटेड नहीं है, यू हैव होप। अगर आपका नंबर 1 पेंटेड और टेंटेड है, यू हैव नो होप। सो लेट्स होप इन दिस। देखो, हम सब उम्मीद पे चलते हैं, लेकिन उम्मीद के साथ थोड़ी कंसिडरेशन, थोड़ा आपका टेम्परामेंटल जो आपके इश्यूज हैं, इसको थोड़ा सा सिमर डाउन करो। आज मैंने कई मुझे मिलेंगे ऑपोजिशन वाले, मैंने कहा देखो, अगर आप इसको तंग करोगे, डोंट फॉरगेट ये तंगी, अगर तो आप आ जाते हो अगेन, ये तंगी आपको ज्यादा महसूस होगी। Right. इनको नहीं होगी, आपको ज्यादा महसूस होगी। क्योंकि मुझे याद है ये 2013 के मैनिफेस्टो पे, ये नवाज शरीफ जब अपना मैनिफेस्टो दे के नीचे 180 से आए,
تو ہی واز ٹاکنگ ٹو پیپل, ہی سیڈ یار مجھے تو پتہ نہیں ہے حکومت میں مجھے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, پیپلز پارٹی والے کیا میر صاحب اس کی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. میں مونا کی طرف آتا ہوں. ذرا مونا, جو بات اس وقت کیجئے میر صاحب نے کی, اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ مارکیٹ ریگولیٹرز کے حوالے سے یہ کون کرے گا, یہ ریگولیٹرز, یہ ریگولیشن کرے گا کون؟ اور پھر خاص طور کے اوپر جو لوگوں کے, دیکھیں ادویات ایک ایسی چیز ہیں جو کہ ہر ہاؤس ہولڈ میں استعمال ہوتی ہیں, اور لوگ بڑے مجبور ہوتے ہیں کہ وہ دوائیں ان کو سستے داموں مل جائیں. آپ کیا دیکھتی ہیں اس کو کہ یہ کم از کم ایٹ لیسٹ ادویات کی قیمتوں کے اوپر تو کوئی نہ کوئی مارکیٹ ریگولیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیں ادویات کا جہاں تک تعلق ہے میں اس پہ آتی ہوں. ابھی جو بات ابھی پی جے نے کی ہے ٹورڈز دا اینڈ آف ہز ریمارک, انہوں نے ایک سولوشن کی بھی نشاندہی کی ہے. نیشنل کیریکٹر ہمارا خراب ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وہ ٹی شرٹس کی بات کر رہے تھے کہ پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی, اور اس قسم کی ٹی شرٹس پہن کے جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ. پھر آپ 14 اگست پہ دیکھ لیں, نشے میں دھت, نشے کی حالت میں یہاں پر جو گندے گندے باجے لوگ بجا رہے ہوتے ہیں, کیا ان کو فخر ہے پاکستانی ہونے پر؟ وہ بلکہ جو آپ کے جو نیشنل مقامات ہیں ان کا تہس نہس مچا دیتے ہیں اس ایک رات کو, اور اگلے دن اگر آپ وہاں ہیں تو وہاں پر اگر پہنچیں تو وہاں کچروں کے اور مطلب عجیب قسم کی چیزوں کے وہاں پر ایک انبار لگے ہوتے ہیں گندگی کے. ہم لاز کو کیوں نہیں ایکسرسائز کرتے پھر مونا؟ یہی بات ہے. دیکھیں میں دو زاویوں سے بات کر رہی ہوں. ایک زاویہ تو تمام نے بہت اچھی طرح الیبوریٹ کی ہے, جنرل صاحب نے اس کی شروعات کی, پی جے نے بھی پھر اس پہ بات کی ہے کہ ہمارا نیشنل کیریکٹر میں فلی انڈورس کرتی ہوں. آپ دیکھیں ان لوگوں کو فخر ہے, یہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, یہ واقعی کیا 14 اگست کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں یا اپنے کسی روح کی تسکین کے لیے اس قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے, کسی بچے کو بھی پتا ہوگا. اب بات یہ ہے کہ یہ جس مافیا کی ہم بات کر رہے ہیں یہ آپریٹ کیسے کرتا ہے. یہ آپریٹ اس طرح سے کرتا ہے, جو ٹورڈز اینڈ جو یہ بات پی جے کر رہے تھے نا, یہ دس از دا کیچ, کہ یہ آپریٹ اس طرح سے کرتا ہے کہ یہ جو بھی حکومت ہو اس کا حصہ ہوتا ہے. چلے سنی سنائی باتوں پہ ہم لوگ بات نہیں کرتے, آٹے کے سکینڈل کے حوالے سے یا پیٹرول کے حوالے سے, جبکہ سب کو پتا ہے کہ وہاں پر بھی جہاں جو قیمتیں بڑھی ہیں اور قیمتیں بڑھنے کے بعد قلت کم ہوئی, تو وہاں پر بھی اسی قسم کے کچھ عوامل موجود تھے. لیکن چینی رپورٹ پہ بات کر لیتے ہیں نا, وہ تو سب کے سامنے پبلک ہے, وہ تو خود جو کمیشن کی رپورٹ ہے, فائنڈنگز ہے, وہ گورنمنٹ نے پبلک کی ہیں. آپ مجھے ایک پارٹی بتا دیں جو ابھی گزشتہ 30 سالوں سے یا 20 سالوں سے برسر اقتدار رہی ہو, 30 سال لے لیں چلیں, 30 سالوں سے برسر اقتدار نہ رہی ہو اور اس کے بندہ اس چینی رپورٹ میں اس کا نام نہ ہو, اس کا شایع نہ ہو. خواہ پی ایم ایل این تھی, پیپلز پارٹی تھی, کاف لیگ تھی, پی ٹی آئی, خود وزیر اعظم اس بارے میں پریشان نظر آئے اپنے حالیہ انٹرویوز میں کہ اس طرح سے یہ لوگ ٹرانسگریس کر کے آپریٹ کرتے ہیں. کہ مافیا کیسے آپریٹ کرتا ہے, ایسے ہی کرتا ہے نا, حکومت کے اندر ٹرانسگریس کر کے یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں. جب تک ہر پارٹی میں زیرو ٹالرنس نہیں ہوگی اس قسم کے عناصر کو لے کر, اس پارٹی میں آپ زیرو ٹالرنس سمجھتی ہیں؟ اس کرنٹ گورنمنٹ میں آپ زیرو ٹالرنس نظر آتی ہے؟ دیکھیں کہنے کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ زیرو ٹالرنس ہے, یہ ابھی تک یور اوپینین, جب تک ظاہر ہے they have to walk the talk. اگر وہ واقعی ان کو کیفر کردار تک لے جاتے ہیں, اور جن لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں ان کے اتحادی ہوں یا پھر ان کے اپنے صفوں میں سے ہوں, تو اگر جب تک ان کو کیفر کردار تک لے جاتے ہیں اگر, تو they will walk the talk. پھر میں سمجھوں کہ ہاں واقعی ان کی زیرو ٹالرنس ہے, جیسے انہوں نے خود سے کہا تھا. لیکن اگر یہ بھی یہ کرنے میں ناکام رہتے ہیں جیسے کہ ان کے پریڈیسیسرز ناکام رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے میں قول اور فعل میں تضاد ہے. یہ تو ابھی دیکھنے والی بات ہے نا, یہ تو ابھی ہمیں پتہ چلے گا. جہاں تک ادویات کا تعلق ہے, دیکھیں یہی چیز مجھے نہیں لگتا کہ, مجھے لگتا ہے کوئی بہت میجر آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی ضرورت ہے. ہر چیز کا یہ حل نہیں ہم نکال سکتے ہیں کہ قیمتیں بڑھا دیں تاکہ قلت ختم ہو جائے. بالکل میں یہ بات اس حد تک بھی اتفاق رکھتی ہوں, کیونکہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی بہت عرصے سے ان قیمتوں پر ایک انہوں نے قدغن لگائی ہوئی تھی اور اس کو بڑھنے نہیں دے رہے تھے. فارماسیوٹیکلز واقعی پریشان تھے, جو لوکل خاص طور پہ مینوفیکچررز تھے وہ واقعی پریشان تھے. لیکن اور اب کنزیومر پریشان ہو گیا. جس میگنیٹیوڈ سے قیمتیں بڑھائی گئی ہیں, مجھے نہیں لگتا وہ اس کا حل تھا. مطلب 200-300% تک اگر آپ نے ادویات کی اور بیسک جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں ان کی اگر قیمتیں بڑھائیں, تو مجھے لگتا ہے چلے تھوڑی بہت بڑھا دیتے, لیکن 200-300% از وے ٹو مچ. یہ پھر تو مجھے لگتا ہے پھر وہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ آپ وہی کر رہے ہیں جو وہ لوگ آپ سے چاہتے ہیں. مونا 9% to 262% اضافہ, 262% نا, تو یہ ہیوج. اگر 9% to 50% ہوتا, 9% to 50% ہوتا, چلے 9% to even 70-75% ہوتا, تو چلے میرے آپ کے جیسے جو لوگ ہیں جو تھوڑا بہت دونوں طرف کے پکچرز کو جانتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے, ان کے بھی حق کی کوئی بات ہے, ان کی بھی بات رکھ لی جائے, ان کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو. مینوفیکچررز کو بھی آگے سے کچھ سسٹین کرنا ہے اپنے آپ کو, بٹ دس از وے ٹو مچ. امجد شعیب صاحب, کیا مافیا جس طرح سے مونا نے نشاندہی کی ہے کہ جو اس کا
ماڈس آپرینڈی ہے کہ وہ بیسیکلی اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ گورنمنٹس کے اندر بھی ان کی ریچ ہوتی ہے، ان کی ایکسس ہوتی ہے، اس کا وہ حصہ بھی رہتے ہیں. تو کیا اگر یہی صورتحال ہے تو آپ کو موجودہ حکومت اس مافیا کا مقابلہ کرنے میں کامیاب نظر آتی ہے؟ کیونکہ جس طرح سے مورا نے کہا ماضی کے وہی لوگ چلتے چلے آ رہے ہیں. دیکھیں ابھی تک تو کامیاب نہیں، لیکن ابھی تک میرا خیال ہے وہ وقت بھی اتنا نہیں ملا ان کو. درمیان میں کووڈ بھی آ گیا، 8-9 مہینے اس کے چکر میں پڑے رہے. ہمیں وقت دینا چاہیے، ہمیں بے صبری نہیں دکھانی چاہیے جو ہم دکھا رہے ہیں پہلے دن سے. یوں لگتا ہے کہ جیسے اس گورنمنٹ کے آتے ہی ہم سب کو اخلاقیات بھی یاد آ گئی، ہمارے اندر ایک کرنٹ لگ گیا اور ہم بالکل چاقو چبند ہو کے تو ان کے پیچھے پڑ گئے. یہ نہیں ہے. ریئلسٹک ہونے کے لیے آپ کو سوچنا چاہیے. میں نے جو یہ کہا تھا کہ یہ نیشنل کیریکٹر، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہمیں رول آف لا لاگو نہیں کرنا. میں نے صرف آپ کو اس پرابلم کی میسونیس کی طرف توجہ دلائی تھی. آپ مافیا کی بات کرتے ہیں، جب پورا ملک پوری قوم مافیا کی شکل اختیار کر لے اپنے اپنے فیلڈ میں، کسی نہ کسی شکل میں وہ مافیا کی طرح کام کرے، تو یہ اتنا بڑا بگاڑ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. بگاڑ ایسے نہیں بنا. 10 سال میں کیا کیا ہے؟ ہر ادارے میں اپنے کرپٹ لوگ گھسائے گئے ہیں. آج ہر ادارہ آپ کا کمپرومائزڈ ہے. آپ پولیس لے لیں، سندھ میں پولیس خدمت کرے گی جتنے اس سے ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کی. پنجاب میں پولیس خدمت کرے گی آج بھی پی ایم ایل این کی، اور اسی طرح دوسرے صوبوں میں. اور اسی طرح آپ دیکھ لیجئے نیب کو پکڑ لیں، نیچے لیول پہ تمام لوگ وہ ہیں جو 10 سالوں میں انہوں نے رکھوائے. آپ ایس سی سی پی لے لیں، اس میں آج بھی ظفر حجازی کی روح وہاں پہ بھٹک رہی ہے، وہ پھر رہی ہے وہیں پہ. آپ ایف بی آر لے لیں، آپ ایف آئی اے لے لیں، تو آپ مافیاز کو پکڑیں گے کس کے ذریعے؟ آپ کو یاد ہے جب چینی اور شوگر مافیا کی یہ انکوائری کر رہے تھے ایف آئی اے، تو انہی کا ایک ڈائریکٹر ان سے ملا ہوا تھا. یہ جو نیشنل کیریکٹر ہے وہ وہیں میرے امجد صاحب ویری شارٹ، میں چاہوں گا کہ اب میں لاسٹ ایک بات کہہ دوں. اب دوسری طرف یہ ہے کہ یہی چیزیں آپ کو عدالتوں بھی نظر آئیں گی. آپ ان کو ٹرائل کر کے دیکھ لیں، یہ چھوٹ جائیں گے. گورنمنٹ انکوائری کر رہی شوگر والوں کی، سندھ ہائی کورٹ نے ان کو دے دی چھٹی. اچھا امجد صاحب یہ بات جو ہے ہم اور آپ تو یہ بات کو سمجھتے ہیں، چلے میں بھی سمجھ جاؤں گا، ہم آپ بھی سمجھتے ہیں اس باتوں کو، لیکن میرا سے بنیادی ایک کوشچن ہے جس پہ بڑا شارٹ آنسر چاہوں گا. جو 15-20 ہزار روپے کی تنخواہ والا آدمی ہے، کیا وہ یہ ان باتوں کو سمجھے گا؟ میرا مختصر سوال ہے اور اس پہ مختصر جواب. وہ سمجھ رہا ہے، وہ اس لیے کہ وہ سڑک پہ نہیں آیا کیونکہ اس نے ذریعہ آمدن کچھ اور بھی کر لیا ہوا ہے. جہاں جہاں جس کا داؤ لگتا ہے وہ کر رہا ہے کام. اگر اتنی لوگ بھوکے مر رہے تھے، اتنا ہی مسئلہ تھا، تو سڑکوں پہ آپ کو نظر آتے. جب چینی 4 روپے جیسے چاروں نے بڑی تھی، ابھی پی جے میر بھی بات کر رہے تھے ایوب خان کے دور میں، تو لوگ سڑکوں پہ تھے. اب کیوں نہیں آتے بھائی؟ اچھا سر، سڑکوں پر لوگ خود آ جاتے ہیں یا لائے جاتے ہیں؟ ویسے یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ہر کوئی اس کام میں جب لگا ہوا ہے تو کون لائے گا یا کون آئے گا؟ اگر یہ لیڈر لا کے دکھاتے ہیں تو میں مان جاؤں گا، کوئی بھی نہیں آئے گا ان کے کہنے پہ. اب اگر کسی کی بھوک لگی ہے اور اس کو برا حال ہے، وہ مر رہا ہے، تو وہ جا کے پی ایم ایل این کے یا پی 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 کے لیڈر کو کہے گا کہ مجھے لے کے جاؤ سڑک پہ. وہ آ جائے گا سڑک پہ خود ہی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اگر اور لوٹ مار کا کوئی رستہ رکھا ہوا ہے، جو آپ نے معاشرہ سیاست اپنے سارا سسٹم پچھلے 10 سال میں تباہ کیا ہے، تو وہ نہیں آئے گا نا کوئی سڑک پہ. اس نے کہیں اور چلیں امجد شیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، مونا عالم آپ کا بہت شکریہ، پی جے میر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم نے جتنے بھی عوامی سرویز کیے اس کے مطابق بہت لوگ سڑکوں پر آنے کو بھی تیار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عوام کی جو حالت اظہار ہے مہنگائی اور دوسری چیزوں کی وجہ سے، اس پر وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں. یقیناً اس چیز کے اوپر ہے کہ ان بنیادی چیزوں کے اوپر اگر حکومت توجہ دے دے، مہنگائی کو کنٹرول کر لے، مافیا کو اگر لگام ڈال دے، تو یقیناً آئندہ آنے والے برسوں میں اور اس کے بعد بھی اگر یہ حکومت یہ کام کر دیتی ہے تو لوگ، عوام ان کو حکومت کرنے کا آئندہ بھی موقع فراہم کریں گے. فرید ریز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.